Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. In today's session, we will understand what eco-sensitive zones mean and why is it important, and what are the possible questions can we expect from this particular topic. It's a very important one, or different एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो बॉडीज हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया है. ओके, सो लेट अस डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड ऑल द पॉसिबल contours of this topic. So I am Nazrul Islam welcoming you to today's session. So if we talk about eco-sensitive zone, okay, so the National Wildlife Action Plan of 2002 to 2016 of the Ministry of एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. कौन सा मिनिस्ट्री? MOEFCC. ये जो मिनिस्ट्री है इनका एक एक्शन प्लान था, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक है. इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज इको फ्रेजाइल. एज इको फ्रेजाइल मतलब कि इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक नेशनल पार्क है, ठीक है. इससे 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो नेशनल पार्क से लेकर 10 किलोमीटर तक की जो दूरी है इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इको सेंसिटिव जोन कहेंगे. इसको ESZ कहेंगे, ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये बात बोला कि हर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका ये जिम्मेदारी है जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो इम्पोर्टेंट जो इलाका है उसको घोषित करना है, या फिर ESG जो है उसको आपको घोषित करना है. किसके तहत ये पावर आपको कैसे दिया जा रहा है? अंडर EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है. तो ये क्या होता है कि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो आपका बाउंड्री है उससे लेकर 10 किलोमीटर तक की जो इलाका है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में आते हैं. सो वाइल द 10 किलोमीटर रूल इज इम्प्लीमेंटेड एज अ जनरल प्रिंसिपल, द एक्सटेंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन कैन वेरी, ठीक है. कुछ लोग कुछ स्टेट क्या कर सकते हैं, सिर्फ 10 नहीं 12 किलोमीटर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है. इट कैन गो बियॉन्ड 10 किलोमीटर ऑल्सो, ठीक है. और उसको ESZ करके घोषित कर सकते हैं. मतलब मिनिमम आपका 10 किलोमीटर है, आप मैक्सिमम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. इफ़ दे होल्ड लार्जर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर्स, अगर वो इलाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10 किलोमीटर नहीं, आप उसको 15 किलोमीटर भी करें, 20 किलोमीटर भी करें, कोई दिक्कत नहीं, इफ़ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट एंड द एरिया. तो कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अगर इंडिया के अगर आप देखें, सबसे पहले ओखला बर्ड सेंचुरी, ये नोएडा में आता है, ठीक है. मैं लगभग यहीं पे रहता हूँ दिल्ली में. खैर, तो ओखला बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पर मिलेगा, ये एक ESG करके आता है. उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी, ये आपका हरियाणा में, ये गुड़गांव नाम का एक शहर है. उस गुड़गांव से पहुँचने से पहले, ठीक है, आप जब दिल्ली से जाते हैं तो आपको वहाँ पर छतरपुर जो आपका कुतुब मीनार का इलाका है, कुतुब मीनार से हल्का सा ही आगे ये यहाँ पर आपको सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी मिलता है, ठीक है. उसके अलावा करनाला बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये महाराष्ट्र लिखना चाहिए, यहाँ पर हरियाणा लिखा है. उसके अलावा बंदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कर्नाटका. पुलिकट बर्ड सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. वेस्टर्न घाट्स, ये भी महाराष्ट्र में आता है. एंड सुंदरबंस वेस्ट बंगाल. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका है, ठीक है. तो जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है इसके आसपास क्या क्या काम हैं जिसको अलाउ किया गया, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर अलाउड है या फिर एकदम प्रोहिबिटेड है, या फिर जो है इसको रेगुलेट किया जाता है. रेगुलेट मतलब निगरानी रखा जाता है. तो कुछ काम है जिसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है. वो सारे काम क्या है? कॉमर्शियल माइनिंग आप क्या नहीं कर सकते, जो ESG का जो इलाका है वहाँ पर आप माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है. माइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो मतलब माइन्यूट लेवल पे आप कर सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो सकता कि आप एकदम वहाँ पर पूरा ट्रैक्टर ला रहे हैं, ट्रक ला रहे हैं, फिर वहाँ पर जो आपका JCB ला लिया और बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, वो सब अलाउड नहीं है.
सॉ मिल्स अलाउड नहीं है, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल नॉइज, इस तरह की जो पॉल्यूशन करने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो भी अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं मतलब पूरा प्रोहिबिटेड है, एकदम कम्प्लीटली ख़त्म। फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत भारी मात्रा में आसपास के जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपका प्रोजेक्ट है उसको भी क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके अलाउ किया गया है लेकिन उस पर सरकार की निगरानी होगी। वो सारे काम क्या है, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, अगर आपको पेड़ पौधे काटना है तो आप काट सकते हैं, मगर उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन या फिर जो आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे उनसे आप परमिशन लेना पड़ेगा। फिर आप होटल और रेस्टोरेंट रिजॉर्ट्स खोल सकते हैं लेकिन परमिशन के साथ। कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम, फॉर एग्जांपल एडॉप्शन ऑफ हेवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा परमिशन लेना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर निगरानी रखेंगे। एक्सक्लूसिव, आई एम ऑलवेज कन्फ्यूजिंग, इट इज़ इको सेंसिटिव जोन की हम लोग बात कर रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है, उसको भी बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो परमिटेड एक्टिविटीज़ कुछ काम है जिसके लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको परमिशन दे दिया गया है। ऑनगोइंग एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस जो सदियों से चला आ रहा है और उसके बाद EEZ घोषित किया गया है और उस इलाके में जो आप कामकाज करते हैं वो अभी भी आप कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एब्सोल्युटली कर सकते हैं, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें आपको अलाउ किया गया है। तो अगर हम लोग इको सेंसिटिव जोन की बात करें, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल it minimizes the impact of development activities. So whenever you see that it is some forest area, some national park or some wildlife sanctuary we are talking about, okay, तो जब आसपास के इलाके में आप इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ करते डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो जो अगर हम जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एनिमल है, फ्लोरा एंड फौना है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सारे इलाका। तो उसके ऊपर कोई पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ना हो, कोई बड़े लार्ज मशीनरी जो है उसका इम्पैक्ट ना हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जहाँ पर आपको मतलब उसको उस पर्टिकुलर इलाके में ही आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्या देता है, आपको एक एक्सटेंडेड इलाका देता है। कोई एक बर्ड स्पीशीज़ हो, कोई एनिमल स्पीशीज़ हो, स्नेक स्पीशीज़ हो, जो भी हो, अगर आपको प्रिजर्व करना हो उस पर्टिकुलर इलाके में क्या किया जाता है, उसको आप इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 हॉर्न राइनोज इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आप काजीरंगा नेशनल पार्क से बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि दे आर यूज टू एंड कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए नेशनल अगर हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, उस इलाके के आसपास अगर हम लोग EEZ घोषित कर दें, ESZ अगर घोषित कर दें, तो क्या होगा कि इन सिटू कंजर्वेशन के लिए 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए और थोड़ा सा ईजी और आसान हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन जो आपका बहुत चरम पे है, जो डिफॉरेस्टेशन के चलते डेजर्टिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका एनिमल स्पीशीज़ है उनकी जो इलाका है उसको आप क्या कर रहे हैं, एनक्रोच कर रहे हैं। तो अब एनिमल क्या देख रहे हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं किसी के गांव में घुस गया, घर में घुस गया, लियोपार्ड किसी के घर के छत पे ऊपर आराम कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एनिमल की जो इलाका है वहाँ पर हम लोग एनक्रोच कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इको सेंसिटिव जोन को मेंटेन करेंगे तो हमें क्या होगा, जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होगा, ठीक है। उसके अलावा मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, जो आपका इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, ठीक है, जो इकोसिस्टम जो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सो द पर्पज़ ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है,
क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये 10 किलोमीटर है, ये आपका ESZ में आता है। आप मान लीजिए ESZ के बाहर यहाँ पर एकदम पूरा ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स है। तो इसका क्या होगा, इसके इम्पैक्ट पूरे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डायरेक्ट ना पड़े, इसके लिए आप क्या कर रखे हैं, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए हैं। ये जो इको सेंसिटिव जोन है, तो ये आप मान लीजिए एरिया ए है, ये एरिया बी है। एरिया ए से नेगेटिव इम्पैक्ट अगर एरिया बी तक पहुंचना हो तो वो आपका ESZ में ही उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसकी जो पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट है नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर ना जाए, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रांजिशन जोन फ्रॉम ए हाई प्रोटेक्शन एरिया टू एरियाज ऑफ लेसर प्रोटेक्शन। तो ये ट्रांजिशन जोन है। हाई प्रोटेक्शन एरिया कौन सा है, B, और लेसर प्रोटेक्शन एरिया A। तो इसके बीच की ट्रांजिशन मतलब कि बदलती हुई इलाका इसको दर्शाते हैं। कुछ चैलेंजेस है, अगर हम लोग इको सेंसिटिव जोन की बात करें उसका कुछ चैलेंजेस है। पहली बात तो ये है, climate change has generated land and water and ecological stress on eco-sensitive zones। सबसे पहली बात, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, और इको सेंसिटिव जोन के जो आपका ज़मीन है, जो हवाएं हैं, पानी है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, आसाम में कई सारे बार हम लोग फॉरेस्ट फायर देखते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर उसके वाइल्ड लाइफ की जो भी आपका पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, आप क्या कर सकते हैं, इसका एक चैलेंजेस है कि जब आप ये EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको जब आप किसी इलाके में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट इलाके में जो लोग रहते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी में जो इंडिजीनियस, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनका जो राइट्स हैं, उनकी जो आपका हक है, हो सकता है आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रैम्पल डाउन कर रहे हैं, आप उनके हक को छीन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और चैलेंज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डायल्यूशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड टू ग्राम सभा फॉर डेवलपमेंटल क्लियरेंसेस। तो अगर आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या किया गया है, जो आदिवासी इलाका है, जो आपका फॉरेस्ट इलाका है, वहाँ पर अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना हो, ठीक है, उसके लिए आपको ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये EPA इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्राम सभा की जो रोल है उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक और चैलेंज है। दूसरा क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एंड ग्राम सभास कंसेंट वी आर preconditions for considering proposal under the Forest Rights Act of 2006 to divert forest land and for non-forest purposes until MOEFCC did away with them in 2022। तो फॉरेस्ट राइट की अगर हम बात करें, ग्राम सभा की जो आपका मंजूरी है, कॉन्सेंट है, ये एकदम बहुत ज़रूरी था पहले की टाइम में, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ग्राम सभा की जो आपका इम्पोर्टेंस है उसको कम किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के जो लोगों का राइट्स है उसको भी कम किया जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको आप शामिल करिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और जो इको सेंसिटिव जोन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए लोकल कम्युनिटी के लोगों को भी आप क्या करें, शामिल करें, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ठीक है, कंजर्वेशन कमेटी बनाइए, ठीक है, एंड मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द रिसोर्सेज फाउंड इन दिस एरियाज। तो जो फॉरेस्ट इलाके में जो आपका जो रिसोर्सेज पाया जाता है या फिर जो आपका जो भी मिनरल्स हैं उसको जो लोग मैनेज कर रहे हैं उन लोगों को भी आप शामिल करें इस डिसीजन प्रोसेस में। ग्राम सभा जो है, इसको जो पावर है इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ग्राम सभा को और पावर देना चाहिए ताकि डिसाइड कर पाए कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इस इलाके में होगा कि नहीं होगा। अगर कुछ लोगों को आप वहाँ से हटा रहे हैं तो उन लोकल कम्युनिटीज़ के लोगों को और भी कोई दूसरा काम दें। अगर आप कुछ इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे थे वैसे लोगों को आप दूसरा लाइवलीहुड दें, जीने का कोई और तरीका बताएं, ठीक है। प्रोमोटिंग इको रेस्टोरेशन, तो एफोरेस्टेशन रिफोरेस्टेशन करें ताकि जो है आपका जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो होता है इसकी कॉन्सेप्ट को आप इजीली या क्या कर पाए, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको आप रिवाइव कर पाएँ। तो यहाँ पर एक सवाल आया था 2012 में UPSC में आया था। अब देखिए क्या सवाल है, इन विच वन
among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? तो कौन से इलाके में जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को बायोमास कलेक्ट करने का हक या फिर परमिशन नहीं दिया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ABCD। So that shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.